हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने चीन के राजदूत से मिलने से कर दिया इनकार। विशेषज्ञों को याद आई भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की बात। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी और बड़ी और अहम जानकारी, और इसी बीच बताएंगे जहां फिर एक बार खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय पत्रकार पर किया गया है हमला। भारत सरकार और पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किया अपमानजनक शब्द। बताएंगे दोस्तों क्या कहा इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों जहां इमरान खान ने फिर किया हिंदुस्तान का गुणगान रैली में। बताया कैसे बर्बादी का मुहाने पर आया पाकिस्तान और कैसे भारत ने की तरक्की। साथ ही साथ दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, और सबसे बड़ा सर्वे आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर पीएम मोदी के काम काज को लेकर भारत के लोगों का क्या है राय। दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने चीन के राजदूत से मिलने से किया इनकार। विशेषज्ञों को याद आई जयशंकर जी की वो बात। बता दें जापान और चीन दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिनके बीच कितनी टेंशन है पूरी दुनिया को मालूम है। अब जो ताजा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद हो सकता है कि रिश्ते और बिगड़ जाएं। जी हां, जापान और चीन के बीच साइन हुई शांति संधि की इस साल 45वीं साल गिरह है। दोनों देशों की सरकारें इस पल को उस मौके के तौर पर देख रही हैं जो रिश्तों को स्थिर कर सकता है, मगर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का एक फैसला चीन को नाराज कर सकता है। किशिदा ने चीन के उस राजदूत से मिलने से इनकार कर दिया जो जापान में अपना कार्यकाल पूरा करके चीन वापस लौट रहे थे। राजदूत की तरफ से खुद इस मुलाकात की रिक्वेस्ट की गई थी। ये घटना फरवरी महीने के अंत की है, लेकिन कुछ दिनों पहले सामने आई है। जी हां, जापान में चीन के राजदूत रहे कोंग जुआन यू से ने विदाई से पहले पीएम किशिदा को एक संदेश भेजा था। ये परंपरा है कि जब भी कोई राजदूत कार्यकाल पूरा करके लौटता है तो पीएम के साथ उनकी मीटिंग होती है, मगर दोस्तों इस मीटिंग के बदले किशिदा के ऑफिस की तरफ से असाधारण प्रतिक्रिया जुआन यू को दी गई। जापान और चीन दोनों ही सरकारों के सूत्रों की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि किशिदा ने उनसे मुलाकात के अनुरोध को पूर्ण रूप से ठुकरा दिया है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट की माने तो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में जिस तरह से ट्रीटेड पानी को छोड़ा गया उससे पीएम किशिदा काफी चिंतित है, नाराज है। अब उनकी योजना जापान की जनता की राय और यूक्रेन में स्थिति को देखने के बाद चीन को जवाब देने की। ऐसे में दोस्तों आखिर वो कौन सा जयशंकर जी का बयान है जो जापान के विशेषज्ञों को याद आया है? तो आपको बता दें जापान ने जो भी कुछ किया है उसने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का एक बयान याद दिला दिया। जयशंकर ने हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि आप शांति और स्थिरता को कम नहीं कर सकते हैं, ना ही आप फिर ये कह सकते हैं कि बाकी रिश्ते को सामान्य होने दें। आप सीमा पर हिंसा और देश के अंदर इलाकों में कारोबार नहीं कर सकते। माना जा रहा है कि जापान ने चीन को भारत की तर्ज पर ही सबक सिखाया है। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी भारत का लोहा मानते हैं दोस्तों और मानते हैं कि भारत की देखा देखी हर कोई करता है, तो हमें गर्व है कि हम भारतीय कहना मत भूलेगा, और कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी हमेशा की तरह कह दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका से बड़ी खबर उन खालिस्तानी आतंकियों को लेकर, जहां खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय पत्रकार पर फिर हमले की बड़ी खबर। दोस्तों भारत सरकार और पीएम मोदी के लिए भी इस्तेमाल किया अपमानजनक शब्द। जी हां, वॉशिंगटन डीसी में खालिस्तान समर्थकों द्वारा वॉशिंगटन स्थित भारतीय पत्रकार ललित झा पर हमला कर उसके साथ व्यवहार न करके दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पत्रकार ललित झा के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इस वीडियो को पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसे न्यूज एजेंसी ANI द्वारा शेयर किया गया है। जारी इस वीडियो में न केवल पत्रकार को बल्कि भारत सरकार को, पीएम मोदी को लेकर भी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए। बताया जा रहा है कि पत्रकार ललित के साथ ये घटना तब घटी है जब वो शनिवार को भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहा था। पत्रकार ललित झा द्वारा जारी एक वीडियो में यह देखा गया है कि एक शख्स हाथ में खालिस्तानी झंडा लिए हुए पत्रकार के लिए अपमानजनक शब्द कर रहा है। यही नहीं, उसके द्वारा भारत सरकार और पीएम मोदी को लेकर भी अपमानजनक शब्द कहे गए हैं। इसके बाद कैमरे पर ही इस विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार पर हमला होता है। अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी देते हुए पत्रकार ने लिखा है कि एक सज्जन ने 2 डंडों से मेरे पर वार किया है, जिस कारण उसके बाएं कान पर चोटें लगी हैं। ये घटना शनिवार को घटी और
वीडियो ट्वीट रविवार को किया गया है। पत्रकार ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल हुए थे और वे माइक के सहारे भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए पत्रकार ने बताया कि हमले के दौरान एक पल तो उसे इतना खतरा महसूस हुआ कि उसने 911 पर कॉल करके अपने लिए पुलिस से सहायता तक मांग डाली। आपको बता दें दोस्तों, पत्रकार के अनुसार घटना स्थल पर अमृतपाल के समर्थन में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी खालिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और वे US सीक्रेट सर्विस की मौजूदगी में वे दूतावास के क्षेत्र में भी उतरे थे। पत्रकार ने दोस्तों बताया कि प्रदर्शनकारी खुले तौर पर यह धमकी दे रहे थे कि दूतावास में वे तोड़ फोड़ कर देंगे और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू को भी धमकी दी थी। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों पिछले 2 हफ्तों से कह रहे हैं या 3 हफ्तों से इन खालिस्तानी आतंकियों का आतंक कुछ ज्यादा मात्रा में दोस्तों बढ़ता नजर आ रहा है और इस पर अगर तुरंत प्रभाव से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया विदेशी सरकारों के द्वारा तो दोस्तों ये बहुत बड़ा और विशाल रूप ले सकते हैं, जो कि भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बहरहाल इस पर कैसे रोक लगाया जाए, अपने भारत के लिए दोस्तों ये सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान ने फिर किया हिंदुस्तान का गुणगान। रैली में बताया कैसे बर्बादी के मुहाने पर आया पाकिस्तान। बता दे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में एक सार्वजनिक रैली में फिर से भारत का गुणगान किया। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत में महंगाई दर जहां 6% के आसपास है तो वहीं पाकिस्तान में 5 गुना ज्यादा है, यानी 30% से भी ऊपर है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है, यहाँ की आवाम दाने दाने को मोहताज है, रोटी के लिए लोग मर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। रैली में उन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक समृद्धि के लिए अपनी पार्टी का रोड मैप भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि जब तक निर्यात नहीं बढ़ेगा ये संकट दूर नहीं होने वाला। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें इमरान खान जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं दोस्तों, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़कर सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही हमले का अलर्ट जारी हुआ तुरंत बुलेट प्रूफ कंटेनर में घुस गए इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद जनता देखती रह गई इमरान खान को। लाहौर में शक्ति प्रदर्शन की यह घटना है। बता दे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI अध्यक्ष इमरान खान ने आतंकवाद के 3 मामलों में अंतरिम जमानत मिलने के बाद लाहौर में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि PTI पर किए गए अत्याचारों का जवाब अवाम देगी। PTI की मिनराए पाकिस्तान रैली में अपने समर्थकों से किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटने की अपील की। पाकिस्तान सरकार ने इस रैली को रुकवाने की हर संभव कोशिश की थी। रैली के रास्ते में कंटेनर खड़े कर दिए थे। इसके बावजूद लाखों की भीड़ इमरान खान को सुनने के लिए पहुंची। इमरान खान ने वहां से भाषण यही दिया है कि किसी भी हालत में हम डटकर सामना करेंगे, लड़कर सामना करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो तब दिखी जब ये भाषण देते ही जैसे ही हमले का अलर्ट जारी हुआ इमरान खान बुलेट प्रूफ कंटेनर में घुस गए और वहां से भाषण देने लगे। ऐसे में दोस्तों ये देखने वाली रैली थी। बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं ये सब ठकोसले के अलावा और कोई चीजें नहीं होती है, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जयशंकर का ब्रिटिश सरकार पर सख्त बयान। कहा जिम्मेदारी निभाने में चूकी सुनक सरकार। जी हाँ, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय झंडे के अपमान और उच्चायोग में तोड़फोड़ को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सख्त प्रतिक्रिया अपनाई है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने में असफल साबित हुई है। बेंगलुरु में BJYM युवा सांसद कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जिस देश में दूतावास या उच्चायोग होता है उस देश की यह जिम्मेदारी होती है कि वहां डिप्लोमेट्स को काम करने के लिए सुरक्षा दी जाए। दूतावास या उच्चायोग के परिसर की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, लेकिन उनके ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया है। इस पर ब्रिटिश सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई है। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ देशों का अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अलग रवैया होता है और दूसरे देशों के लोगों को लेकर अलग रवैया, लेकिन बतौर विदेश मंत्री वे इस तरह के अंतर वाले व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर पुलिस का कार्रवाई के विरोध में लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने बीते दिनों काफी हंगामा किया है। 19 मार्च को खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के दौरान भारतीय झंडे को मिशन से उतार कर वहां खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। ऐसे में दोस्तों जयशंकर जी ने बहुत बुरे तरीके से दोस्तों ब्रिटिश सरकार को
ललकारा है और कह दिया है क्लियर कि आप लोगों ने सुरक्षा देने में चूक की है और ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। बहरहाल दोस्तों, भारत ने जब भी किसी से कोई कमिटमेंट किया है तो वो पूर्ण रूप से उस पर वर्क किया है दोस्तों, लेकिन बाहर की सरकारें हर चीज को लाइटली लेती हैं। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन से जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान, बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा रशिया। बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पड़ोसी देश बेलारूस से एक डील की है। इस डील के तहत रशिया जुलाई तक बेलारूस की सीमा पर टैक्टिकल परमाणु हथियार तैनात करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि बेलारूस के साथ ये डील परमाणु अप्रसार समझौतों का उल्लंघन नहीं है। अमेरिका कई दशकों से अपने यूरोपीय सहयोगी देशों की सीमाओं पर परमाणु हथियार तैनात करता आया है। पुतिन ने कहा कि रशिया और बेलारूस के बीच सहमति बन गई है कि हम परमाणु हथियारों के अप्रसार समझौतों का उल्लंघन किए बिना ऐसा करेंगे। पुतिन ने बताया कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बहुत पहले से देश में परमाणु हथियारों को तैनात करने का मामला उठाते आए हैं। बता दें कि बेलारूस की सीमा पोलैंड से लगती है जो नाटो का सदस्य है। रशिया 1 जुलाई तक बेलारूस में परमाणु हथियारों को रखने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण कार्य पूरा कर लेगा। पुतिन ने कहा है कि रूस वास्तव में बेलारूस को परमाणु हथियारों का नियंत्रण नहीं सौंपेगा। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में हो रहा गजब का कमाल, राष्ट्रपति को फटकार लगा रहा प्रधानमंत्री, पद से हटाए जाएंगे क्या इमरान के खास आरिफ अलवी। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को राष्ट्रपति आरिफ अलवी को बताया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा चुनावों के संबंध में उनका पत्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई की प्रेस विज्ञप्ति की तरह है, जो स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण प्रकृति का है, जो और इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी के एक तरफा और सरकार विरोधी विचारों का समर्थन करता है। जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रविवार को अपने पत्र में कहा कि राष्ट्रपति का पत्र एक तरफा था और इसमें सरकार विरोधी विचार थे। जियो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने लिखा कि आप खुले तौर पर सरकार विरोधी विचार व्यक्त करते हैं और आपका पत्र राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका को रिफ्लेक्ट नहीं करता है और आप लगातार यही कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान की अदालतों में पेश होने में विफलता पर टिप्पणी न करने के लिए राष्ट्रपति की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निहित है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां नेपाल से भारत आएगी खास टीम, पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा का तय होगा एजेंडा। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की आगामी भारत यात्रा का रास्ता साफ करने के लिए एक एडवांस टीम नई दिल्ली का दौरा करेगी। रविवार को काठमांडू पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे को तय करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से काम करेगी। हालांकि दहल की यात्रा की तारीखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक नामित विदेश मंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री दहल ने मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी को एक एडवांस टीम भेजने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है। जी हां, कैबिनेट विस्तार में देरी के कारण 15 अन्य मंत्रालयों के अलावा प्रधानमंत्री स्वयं विदेश मंत्रालय के प्रभारी हैं। प्रधानमंत्री अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री के मुख्य निजी सचिव रमेश मल्ला ने काठमांडू पोस्ट को बताया है कि पीएम दहल ने पहले ही मुख्य सचिव को विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक एडवांस टीम बनाने का निर्देश दिया है, जो यात्रा के एजेंडे पर चर्चा करेगी ताकि इसे उपयोगी बनाया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन की चाल कामयाब, मध्य अमेरिकी देश होंडुरास ने ताइवान से खत्म किए दशकों पुराने राजनयिक संबंध। जी हां, मध्य अमेरिकी देश होंडुरास ने ताइवान के साथ अपने दशकों पुराने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। इस कदम के साथ ही होंडुरास ने चीन से दोस्ती की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। दरअसल चीन उन देशों की मदद कर रहा है जो ताइवान से अपने संबंधों को विच्छेद कर रहे हैं और होंडुरास ताइवान को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले केवल 14 देशों में से एक था। हाल में चीन दौरे पर गए होंडुरास के विदेश मंत्री ने चाइना का गुणगान किया और कहा कि वो सिर्फ चीन के अस्तित्व को पहचानती और मानती है। बढ़ते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां आधी रात को पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में कर दी थी 1000 लोगों की हत्या। अब यूएन में हसीना सरकार की बहुत बड़ी मांग। जी हां, भारत में तैनात बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त अंदलीब इलियास ने संयुक्त राष्ट्र से एक ऐसी अपील कर दी है जो पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा होगी। इलियास ने यूएन से मांग की है कि वो 25 मार्च
को विश्व जनसंहार दिवस यानी वर्ल्ड जेनोसाइड डे के तौर पर घोषित कर दे। इलियास ने बताया कि साल 2017 से बांग्लादेश इस तारीख को इसी दिवस के तौर पर मनाता आ रहा है। 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना ने क्रूरता की सारे हदी पार कर दी थी। अगले 9 महीने तक उसने यहाँ के नागरिकों पर इतने अत्याचार किए कि उन्हें बयां कर पाना मुश्किल हो गया। बहरहाल अगर यूएन दोस्तों इसकी इजाजत देता है तो पाकिस्तान के मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा होगा दोस्तों। पाकिस्तान का सर शर्म से जरूर झुक जाएगा कि उसने ऐसी जुर्रत की थी। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां बैक फुट पर इजराइल की नेतन्याहू सरकार, न्यायिक सुधार पर उनके ही मंत्री हुए 2 फाड़। जी हां, इजराइल की न्याय पालिका में आमूल चूल बदलाव के लिए 3 दिन पहले पारित किए गए कानून पर सत्ताधारी गठबंधन और नेतन्याहू सरकार 2 फाड़ होती दिखाई दे रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री योयाव गैलेंट ने न्यायपालिका में आमूल चूल परिवर्तन की धूर दक्षिणपंथी सरकार की विवादास्पद योजना को तत्काल और टेम्परेरी रूप से रोकने की अपील की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के मंत्री का यह बयान सार्वजनिक रूप से उनके प्रति लोगों के असंतोष को उजागर करता है। गैलेंट ने विपक्ष के साथ बातचीत की आवश्यकता का हवाला देते हुए नेतन्याहू के गठबंधन को यहूदी त्योहार फसह की छुट्टी के बाद तक इंतजार करने का अनुरोध किया है। ये छुट्टी 5 अप्रैल से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि वो चिंतित है कि न्यायपालिका में आमूल चूल परिवर्तन करने की योजनाएं देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहता है तालिबान का मुखिया अंखुदजादा। जाहिर किया शैतानी मंसूबा। बता दें अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान ने कई तरह के कड़े फरमान लागू किए हैं। महिलाओं की शिक्षा और उनके कपड़ों से जुड़ा फरमान तालिबान लागू कर चुका है, लेकिन अब ये धीरे धीरे पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। अब तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्ला अंखुदजादा ने पाकिस्तान के बाहर शरिया कानून लागू करने का अपना खतरनाक मंसूबा जग जाहिर किया है। दरअसल तालिबान जब से सत्ता में आया है वो अपनी व्यवस्था चलाने का एक बेहतरीन ढांचा नहीं बना सकता है। तालिबान के नेताओं में आम सहमति नहीं है, जिसके कारण आए दिन उनके बीच मारपीट होती रहती है। इन सब चीजों से साफ पता चलता है कि अभी तालिबान अपना घर भी नहीं संभाल सका है, लेकिन उसका ख्वाब पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना है। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्ला अंखुदजादा ने काबुल में इस्लामिक विद्वानों को दिए एक भाषण में कहा कि अफगान जिहाद की सफलता का मतलब सिर्फ अफगानों के लिए गर्व और गौरव नहीं है, इसके बजाय ये सभी मुसलमानों के लिए गौरव है। ये दुनिया भर के मुस्लिमों की इच्छा रही है। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मुखिया अंखुदजादा का ये बयान अफगानिस्तान में भी लागू नहीं होना चाहिए, दुनिया तो दूर की बात है, और उसका ये ख्वाब ही रह जाएगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों पूरे दुनिया को पता है अगर ऐसा कानून कहीं भी लागू होगा तो वो नर्क के अलावा और कुछ नहीं बनने वाला। बात करते हैं अगली खबर की, जहां समंदर में आने वाली है एक बहुत बड़ी तबाही। यूनाइटेड नेशन ने दे दी बड़ी चेतावनी। फटने वाला है टैंकर, भरा है उसमें 10 लाख बैरल ऑयल। जी हां, समंदर में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इस खतरे के अंदेशों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी आगाह कर दिया है। ये तबाही तेल से भरे टैंकर के फटने से आ सकती है। जानकारी के अनुसार यमन के एक टैंकर को करीब 8 साल पहले समुद्र में छोड़ दिया गया था। इस टैंकर में 10 लाख बैरल से ज्यादा मात्रा में तेल भरा हुआ है और ये टैंकर अब किसी भी समय डूबने या फटने वाला है। इससे बड़े पैमाने पर मानवीय और पर्यावरणीय तबाही आ सकती है। ये खौफनाक चेतावनी संयुक्त राष्ट्र के एक सुरक्षा अधिकारी ने दी है। इस अधिकारी का कहना है कि FSO सेफर टैंक को 2015 में व्यवहारिक रूप से छोड़ दिया गया था, क्योंकि देश में गृह युद्ध शुरू हो गया था। इतने साल बाद अब ये जहाज टूट रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बताएं, जहां ये लोग मुझे मार देंगे। जी हां, शक्ल पर खौफ के लिए साबरमती जेल से यूपी के लिए रवाना हुआ अतीक अहमद। चेहरे पर दिखा मरने का डर। बता दें अतीक अहमद को लेने के लिए रविवार की सुबह ही यूपी STF की टीम गुजरात पहुंच गई थी। हाई सिक्योरिटी वाले साबरमती जेल में कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद शाम को तकरीबन 5:44 पर पुलिस की टीम अतीक अहमद को लेकर वहां से रवाना हुई। साबरमती जेल से बाहर आने के बाद अतीक के चेहरे पर मायूसी थी। उसने सफेद पगड़ी लगाई थी और काला कुर्ता पहन रखा था। पुलिस की वैन में सवार होने से पहले अतीक अहमद ने अपने एनकाउंटर का खौफ भी जाहिर किया। उसने कहा कि कोर्ट के कंधे पर रखकर ये लोग मुझे मार देंगे। आपको बता दें अतीक को उमेश पाल केस में 28 मार्च को कोर्ट में पेश होना है। इसके लिए कोर्ट ने साबरमती जेल को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके बाद STF उसे लाने गुजरात पहुंच गई। बहरहाल दोस्तों गाड़ी पलटने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की नहीं। योगी आदित्यनाथ रोड इंस्पेक्टर नहीं जो गाड़ी पलटने की जिम्मेदारी लेंगे। आपको बता दें दोस्तों अतीक को यूपी लाने पर गिरिराज सिंह का
बड़ा बयान बता दे, माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम अहमदाबाद की साबरमती जेल तक पहुंच गई दोस्तों, जिसके बाद अब हर किसी के अंदर ये खौफ है जो भी अतीक अहमद से जुड़ा है दोस्तों, और अतीक अहमद को ये खौफ है कि उसकी गाड़ी पलट दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। अब ऐसे में इन्हीं सब अटकलों को दूर करते हुए गिरिराज सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोई रोड इंस्पेक्टर नहीं है जो ये भरोसा दे दें कि जिस पुलिस वैन में अतीक को लाया जा रहा है वो पलटेगी नहीं। अतीक अहमद को ये डर सता रहा है दोस्तों कि उसकी गाड़ी पलट जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में क्लियर कहा था कि ऐसे आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। बहरहाल दोस्तों देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। अब तक आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां बहुत बड़ा सर्वे आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जहां एबीपी न्यूज ने सर्वे किया है छत्तीसगढ़ में कितनी फीसदी लोग मानते हैं पीएम मोदी का कामकाज बेहतर है। तो दोस्तों इसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले एबीपी न्यूज राज्य की जनता का मूड समझ रहा है। एबीपी न्यूज के लिए मेट्राइज ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया। सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर भी जनता ने राय दी है। साथ ही ये बताया है कि वो राज्य में चुनाव के गेम चेंजर साबित होंगे या नहीं। बता दें कि ये सर्वे 7 मार्च से 22 मार्च के बीच किया गया, जिसमें 27,000 लोगों की राय ली गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3% का है। अब ऐसे में दोस्तों जनता की क्या राय है इस सर्वे से जुड़ी आपको बता दें, जहां सवाल ये था कि पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, तो 46% लोगों ने कहा बहुत बेहतर, 48 ने कहा संतोषजनक, 6 ने कहा यानी 6% ने कहा बेहद खराब। दूसरा सवाल था केंद्र सरकार का कामकाज कैसा है, तो 38% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 44% ने कहा संतोषजनक, 18% लोगों ने कहा बेहद खराब। इनका दोस्तों एवरेज निकालें तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि पीएम मोदी जी का नजरिया सकारात्मक है, कामकाज सकारात्मक है। लेकिन दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया कि क्या पीएम मोदी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, तो 38% लोगों ने कहा बहुत ज्यादा, 23% लोगों ने कहा थोड़ा बहुत, लेकिन 39% लोगों ने कहा कोई प्रभाव नहीं। ऐसे में 38 और 39 के बीच अब आप एरर का भी हिसाब लगा पाएंगे दोस्तों। बहरहाल अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।